हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 11 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 11वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 11वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 11वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से के डी एच का संबंध है 23 के साथ में, उसी प्रकार से एल ओ पी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो सोल्व करेंगे कैसे वो देखिए। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि के डी एच से यहाँ पर 23 कैसे बना है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहला लेटर है के आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर है। के बाद में दिया गया है डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है एच आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर देखिए 11 और 4 मिलकर बन जाएगा 15 और 8 मिलकर बन जाएगा 23। और ध्यान से देखिए 23 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि के डी एच से यहाँ पर 23 लाया गया है। कैसे, तो मेरे भाई सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग और उन सभी नंबर को आपस में जोड़कर यहाँ पर लाया गया है 23। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि एल ओ पी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है एल आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ओ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसको हम सही से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ओ के बाद में क्या है पी, तो मेरे भाई पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 और 15 मिलकर बन जाएगा 27 और 16 मिलकर बन जाएगा 43। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 43। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार से के डी एच का संबंध है 23 के साथ में, उसी प्रकार से एल ओ पी का संबंध होगा 43 के साथ में। अब हमें देखना है कि 43 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 43 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इस प्रश्न को आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है,
यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। सोल्व करेंगे कैसे, तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 73 है, 73 के बाद में 75 है, 75 के बाद में 77 है, 77 के बाद में 79, 79 के बाद में 81 और 81 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सीरीज के अंदर सबसे पहले 73 है, 73 से आ गया 75 है, 73 से 75 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 73 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 73 और 2 मिलकर बन जाएगा 75 है। उसी प्रकार से देखिए 75 से कितना बन रहा है 77 है, 75 से 77 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 75 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 75 और 2 मिलकर बन जाएगा 77 है। फिर देखिए 77 से बन रहा है 79, तो मेरे भाई 77 से 79 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 77 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 77 और 2 मिलकर बन जाएगा 79। फिर देखिए 79 से कितना बन रहा है 81, तो 79 से 81 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 79 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 79 और 2 मिलकर बन जाएगा 81। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 81 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सभी के अंदर क्या हुआ है +2 हुआ है। तो मेरे भाई 81 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 81 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 81 के अंदर +2 करेंगे तो 81 और 2 मिलकर बन जाएगा 83, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 83। अब हमें देखना है कि 83 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 83 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 7 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार से 7 से यहाँ पर 36 और 6 से यहाँ पर 18 जिस प्रकार से बना है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 8 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 7 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। तो मेरे भाई 7 से यहाँ पर 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 7 का किया गया है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 से 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, 49 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 49 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 चौक 36। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 6 से 18 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई 6 से 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 6 का करेंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इस 49 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है, उसी प्रकार से हम इस 36 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 36 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 तिया के 18। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 8 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 8 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 8 का हम करेंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 8 का स्क्वायर होता है 64। अब सभी की तरह हम क्या करेंगे, इस 64 की दोनों संख्याओं को भी आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 6 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका 24। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर संख्या 24 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है
कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 11, 11 के बाद में 32 है, 32 के बाद में 74 है, 74 के बाद में 158 है, 158 के बाद में 326 है, और 326 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सीरीज में अपने को दिया गया है सबसे पहले 11, 11 के बाद में दिया गया है 32 है। तो मेरे भाई 11 से 32 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम इस 11 का क्या कर दें, सबसे पहले दोगुना कर दें, तो 11 का दोगुना बन जाएगा कितना, 22 है, ठीक है। और इस 22 के अंदर यदि हम क्या कर दें, प्लस 10 कर दें, तो 22 और 10 मिलकर बन जाएगा 32 है, ठीक है। फिर देखिए 32 के बाद में दिया गया है 74 है। तो मेरे भाई 32 से 74 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यदि हम इस 32 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 32 का दोगुना कितना बनेगा मेरे भाई, 32 का दोगुना बन जाएगा 64 है। और 64 के अंदर भी यदि हम क्या कर दें, प्लस 10 कर दें, तो 64 और 10 मिलकर बन जाएगा 74 है। फिर देखिए 74 के बाद में बन रहा है 158 है। तो 74 से 158 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 74 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 74 का दोगुना बनेगा कितना, 148 है। और 148 के अंदर यदि हम क्या कर दें, प्लस 10 कर दें, तो 148 और 10 मिलकर बन जाएगा 158 है। फिर देखिए 158 से बन रहा है कितना, 326 है। तो मेरे भाई 158 से 326 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 158 का क्या कर दें, सबसे पहले दोगुना कर दें, तो 158 का दोगुना कितना बनेगा मेरे भाई, 158 का दोगुना बनेगा 316। और 316 के अंदर यदि हम क्या कर दें, प्लस 2 कर दें, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर प्लस 2 नहीं, प्लस 10 करेंगे, यानी कि 316 के अंदर प्लस 10 कर देंगे, तो 316 और 10 मिलकर बन जाएगा 326। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 326 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि 326 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सभी की तरह इस 326 को भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो दोगुना करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 326 का दोगुना कितना बनेगा, तो मेरे भाई 326 का दोगुना बनेगा 652 है। और सभी के अंदर प्लस 10 किया गया है, तो 652 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे। तो मेरे भाई 652 और 10 मिलकर बन जाएगा 662 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 662 है। अब हमें देखना है कि संख्या 662 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 662 में दी गई है, ऑप्शन है सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न को सोल्व करना बहुत ही आसान था। इस प्रश्न में क्या किया गया है वो देखिए, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। यानी कि देखिए 11 से 32 बना कैसे, तो मेरे भाई सबसे पहले 11 का दोगुना किया और जो संख्या है उसके अंदर प्लस 10 कर दिया। उसी प्रकार से 32 से 74 बना कैसे, सबसे पहले 32 का दोगुना किया, जो संख्या है उसके अंदर प्लस 10 कर दिया। उसी प्रकार से 74 से 158 कैसे बना, तो सबसे पहले 74 का दोगुना कर दिया, जो संख्या है उसके अंदर प्लस 10 कर दिया। उसी प्रकार से मेरे भाई 158 से 326 कैसे बना, तो यानी कि सबसे पहले तो क्या किया, 158 का दोगुना कर दिया और जो संख्या है उसके अंदर क्या कर दिया, प्लस 10 कर दिया। उसी प्रकार से हमने 326 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया मेरे भाई, 326 का दोगुना किया। 326 का दोगुना होता है कितना, 652, और सभी के अंदर प्लस 10 किया गया है, तो 652 के अंदर भी हमने क्या कर दिया, प्लस 10 कर दिया। तो 652 और 10 मिलकर बन जाएगा 662। 662 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप फटाफट से इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि g का अर्थ माइनस है
सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा? तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में आपको क्या बोला गया है। तो मेरे भाई देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि g का अर्थ है माइनस है, तो समीकरण के अंदर हम g के स्थान पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि c का अर्थ है गुणा, c के स्थान पर हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि d का अर्थ है भाग, तो मेरे भाई d के स्थान पर हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि b का अर्थ है प्लस है, तो b के स्थान पर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब बनाएंगे नया समीकरण। ध्यान से देखिए, सबसे पहले 13, उसके बाद में 80, सी का अर्थ है गुणा, उसके आगे है 8, फिर क्या है जी का अर्थ है माइनस है, उसके आगे है 45, फिर क्या है 45 के आगे है बी का अर्थ है प्लस है, उसके आगे है 22 के बाद में है डी का अर्थ है भाग, उसके आगे है 2। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। कैसे? बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। तो बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद में सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे? भाग को सोल्व करेंगे। तो 2 का भाग देंगे 22 के अंदर है, तो ये चला जाएगा 11 दूना के 22। ठीक है। भाग के बाद में हम क्या करेंगे? गुणा को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 और 8 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 13 अंटा के हो जाएगा मेरे भाई कितना? 104। बच रहा क्या है? यहाँ पर देखिए ध्यान से माइनस का 45 बच रहा है, उसके आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस है। अब मेरे भाई इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे? प्लस प्लस को ऐड कर देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, प्लस का है 104 और प्लस का है 11, तो मेरे भाई 104 और 11 मिलकर बन जाएगा 115। ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है? माइनस का 45, तो 115 में से हम क्या कर देंगे? माइनस 45 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 115 में से 45 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 70। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 70। अब हमें देखना है कि 70 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 70 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी ने रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा गांधी ने रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया था वर्ष 1919 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर शहर में, ऑप्शन बी है कराची शहर में, ऑप्शन सी है हैदराबाद शहर में और ऑप्शन डी है ढाका शहर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका शहर में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना
कब हुई थी? तो मेरे भाई याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में नारा दिया गया था बांटो और छोड़ो का, या फिर हम बोल सकते हैं कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी ने कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बेलगांव में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है मद्रास में और ऑप्शन डी है कराची में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि महात्मा गांधी ने बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस सन में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1943 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1941 में और ऑप्शन डी है 1945 में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि आप पहली बार के अंदर SSC MTS एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एग्जाम से पहले मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते शब्द को लोकप्रिय बनाया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए वीर सावरकर ने, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन सी है तात्या टोपे ने और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह ने। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी यानी कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे भाई याद रखना, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्लासी की लड़ाई हुई थी भागीरथी नदी के तट पर। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो मेरे भाई याद रखना, प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1576 में, ऑप्शन बी है 1584 में, ऑप्शन सी है 1568 में और ऑप्शन डी है 1552 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1761 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1762 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1763 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1760 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, यानी कि 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है असम राज्य में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, किसके? जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पावलकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पावलकूट मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ में किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि इस बार ये प्रश्न 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ में किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ में किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को कहा जाता है छोलिया। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 9:15 बजे। ठीक है।